नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है सोनिया और एसएसटी कॉन्सेप्ट हब सोनिया में आपका स्वागत है। आज हम शुरू कर रहे हैं क्लास 6 हिस्ट्री का चैप्टर फर्स्ट, क्या, कब, कहाँ और कैसे। अगर आप सीटेट या अन्य किसी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़रूरी है। एक और ज़रूरी बात, अगर आपको बिल्कुल बेसिक से समझ रहे हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा दें ताकि आपकी एक भी क्लास मिस ना हो। चैप्टर के शुरुआती हिस्से में सिर्फ एक भूमिका दी गई है, लेकिन आपका समय बचाने के लिए मैं आपको सीधा उन की पॉइंट्स पर ले चलती हूँ जो एग्जाम में ज़्यादातर पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि लोग कहाँ रहते थे। मेरे साथ आप स्क्रीन पर देखिए, कई लाख साल पहले लोग नर्मदा नदी के तट पर रहते थे। यहाँ रहने वाले लोग कुशल संग्राहक थे। वो लोग जो जंगल में फल, जड़ें और खाना इकट्ठा करते थे, वो शिकार भी करते थे। सीटेट में ये सवाल अक्सर पूछा जाता है कि सबसे पहले कुशल संग्राहक कहाँ रहते थे, तो ध्यान रखिए नर्मदा नदी के तट पर। दोस्तों, नर्मदा नदी के बाद अब हम चलते हैं भारत के उत्तर पश्चिम की सुलेमान और किरथर की पहाड़ियों पर। तो ये उत्तर पश्चिम हिस्से में जहाँ सुलेमान और किरथर पहाड़ियाँ हैं, इसकी खास बात यह है कि लगभग 8,000 साल पहले इसी इलाके में सबसे पहले गेहूं और जौ जैसी फसल उगाना शुरू किया गया था। ये पॉइंट आप नोट भी कर सकते हैं, ये बार बार पूछा जाता है। यहाँ के लोगों ने भेड़, बकरी और गाय, बैल, जानवर पालना शुरू किया था। ये लोग गाँव में रहते थे। उसके बाद हम चलते हैं भारत के नॉर्थ ईस्ट में। ये देखिए, आप ये मैप भी देख सकते हैं, ये मैप दिया हुआ है। इसके बाद हम चलते हैं भारत के नॉर्थ ईस्ट में जहाँ गारो की पहाड़ियाँ हैं। ये रहा, यहाँ पर गारो की पहाड़ियाँ हैं। और मध्य प्रदेश जहाँ विंध्य पहाड़ियाँ हैं, इन जगह पर भी कृषि का विकास हुआ। लेकिन सबसे ज़रूरी बात जो आपको याद रखनी है वो ये है कि विंध्य के उत्तर में सबसे पहले चावल उगाया गया था। ये देखिए लिखा हुआ है। कुछ अन्य क्षेत्र ऐसे थे जहां कृषि का विकास हुआ, जहां सबसे पहले चावल उपजाया गया था। वो स्थान विंध्य के उत्तर में स्थित था। तो अभी हमने पढ़ा था कि सुलेमान पहाड़ियों पर गेहूं उगाया गया और विंध्य पर चावल। दोनों में कंफ्यूज नहीं होना है, दोनों को अच्छे से याद रखना है। उसके बाद हम चलते हैं सिंधु नदी पर। सिंधु नदी जो है 4700 साल पहले यहाँ सबसे पहले शहर बसा था। और गंगा नदी 2500 साल पहले यहाँ पे शहर बसे थे। गंगा की सहायक नदी सोन नदी है। सहायक नदी वे होती हैं जो एक बड़ी नदी में मिल जाती है। इसमें जो आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखना है वो है, गंगा के दक्षिण में जो इलाका था उसे प्राचीन काल में मगध के नाम से जाना जाता था। आज के समय में ये हिस्सा बिहार में आता है। एग्जाम में पूछा जाता है कि गंगा के तट पर नगरों का विकास कब हुआ, तो याद रखिए लगभग 2500 साल पहले। सिंधु नदी पर शहर बसे 4700 साल पहले और गंगा नदी पर शहर बसे थे 2500 साल पहले। तो ये आपको याद रखना बहुत ज़रूरी है। अब नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं, आज लोग यात्रा क्यों करते हैं। तो अच्छा बच्चों, आज हम घूमने जाते हैं। कोई दादी के यहाँ जाता है, कोई नानी के यहाँ जाता है, लेकिन पुराने समय में ऐसा नहीं होता था। पुराने समय में लोग काम की तलाश में, धर्म प्रचार के लिए या नए रास्ते ढूंढने के लिए यात्रा करते थे। इन यात्राओं से लोगों को एक दूसरों के विचार जानने का मौका मिलता था। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि हमारे देश को इंडिया या भारत क्यों कहते हैं? तो चलिए इसे जानने के लिए हम ये पढ़ते हैं देश के नाम। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इंडिया शब्द की। ये शब्द इंडस से निकला है, जिसे संस्कृत में सिंधु कहा जाता है। लगभग 2500 साल पहले जो ईरानी और यूनानी नॉर्थ वेस्ट से आए थे, वो सिंधु नदी के पूर्व में जो भूमि थी उसे उन्होंने इंडिया कहा। अब आते हैं भारत नाम पर। भारत नाम का प्रयोग नॉर्थ वेस्ट में रहने वाले लोगों के एक समूह के लिए किया जाता था। इस समूह का प्रयोग हमारे सबसे पुराने वेद ऋग्वेद में भी मिलता है, जो लगभग 3500 साल पुराना है। बाद में इसका प्रयोग पूरे देश के लिए होने लगा। तो इसमें हमें डेट याद रखनी है, वो है ऋग्वेद कितना पुराना है, 3500 साल पुराना है। ईरानी यूनानी 2500 साल पहले आए थे। ये सीटेट में बहुत बार पूछे जाते हैं। आइए अब हम पढ़ते हैं अतीत के बारे में कैसे जानें। तो अतीत की जानकारी हम कई तरीके से प्राप्त कर सकते हैं। इनमें से एक तरीका है अतीत में लिखी गई पुस्तकों को ढूंढना और पढ़ना। तो पांडुलिपि भी होती थी उस टाइम पे। तो पांडुलिपि का मतलब होता है हाथ से लिखी किताब। अंग्रेजी में इसे मैन्युस्क्रिप्ट कहते हैं। मैनु एक लैटिन शब्द है जिसका मतलब होता है हाथ। आज तो हमारे पास पेपर है, लेकिन पहले टाइम पर पेपर नहीं होता था। तो ये ताड़पत्रों पर या फिर हिमालय से मिलने वाले बुर्ज नाम के पेड़ की छाल से बने भोजपत्र पर लिखी जाती थी बहुत सी पांडुलिपियाँ। ये देखिए सर, ये आपको दिख रही होगी, ये पांडुलिपि है। ये पांडुलिपि लगभग 1000 वर्ष पहले लिखी गई थी।
इसे बनाने के लिए ताड़ के जो पत्ते होते हैं उनको काटकर उनके अलग अलग हिस्सों को एक साथ बांध दिया जाता था। भुर्ज पेड़ की छाल से बनी ऐसी ही एक पांडुलिपि को तुम यहाँ देख सकते हो। ये देखिए, ये है पांडुलिपि। बहुत सी पांडुलिपि तो कीड़े खा गए, लेकिन बहुत सी आज भी मंदिरों में, विश्वविद्यालयों में सुरक्षित हैं। इसमें राजाओं, धर्म और विज्ञान के बारे में लिखा जाता है। भुर्ज पेड़ का नाम। ठीक है दोस्तों, तो भुर्ज क्या है? एक पेड़ का नाम है। पांडुलिपि संस्कृत, प्राकृत और तमिल में लिखी गई। प्राकृत वो भाषा होती है जो आम लोग बोलते हैं। पांडुलिपि जानने के बाद हम इतिहास जानने का दूसरा सबसे बड़ा तरीका, ये देखिए, अभिलेख। अभिलेख, दोनों में अंतर यह है कि पांडुलिपि हाथ से नरम पत्थरों पर लिखी जाती है, लेकिन अभिलेख हमेशा पत्थर या धातु जैसी कठोर सतह पर खोदे जाते हैं। आपने कभी सोचा है राजा पत्थरों पर क्यों लिखते होंगे? ये देखिए, ये है अभिलेख। यह 2250 वर्ष पुराना अभिलेख है। देखिए दोस्तों, ये अभिलेख है और ये अभिलेख अशोक नाम का एक शासक था, उसके आदेश पर लिखवाया गया था। तो दोस्तों, मुझे उम्मीद है आपको ये सब अच्छे से समझ में आया होगा। मैंने आपके लिए कुछ हैंडराइटिंग नोट्स तैयार किए हैं जो वीडियो के अंत में मिलेंगे, जिसमें जो भी हमने अब तक पढ़ा है उसका निचोड़ है। तो बच्चों, इसी तरह आसानी से समझने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आपको अगली वीडियो में हम जानेंगे पुरातात्विक के बारे में और डेट्स का असली मतलब क्या होता है। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक पढ़ते रहिए और अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद।